हम बात कर रहे थे कि पहला हमने जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ा उसमें सबसे पहला हमने पढ़ लिया मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब हम देखेंगे दूसरा बेसिक कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो ये इम्पोर्टेंट है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के लिए। कैसे अप्रोच के लिए? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। और हम फ्लूइड मैकेनिक्स में ज़्यादातर मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को लेके ही काम करते हैं। हम किसी इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, हम एवरेज बिहेवियर देखते हैं हर जगह, ठीक है। तो हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअम हाइपोथेसिस। ये एक हाइपोथेसिस है, मतलब ये अनुमान पे आधारित है। हाइपोथेसिस मतलब मान लेना, हाइपोथेसिस मतलब मान लेना। अच्छा, तो हमने क्या मान लिया भाई यहाँ पे फ्लूइड में? हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में ये मान लिया, हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में ये माना, हमने कोशिश करी, हमने स्टडी करी। देखो स्टडी करी, अब होता क्या था कि जैसे मुझे कहीं पे भी किसी एक मुझे फील्ड वेरिएबल्स देने हैं। ये मेरा कोई फ्लूइड है, ये मेरा यहाँ पे कोई फ्लूइड है, ये इतने एरिया में मेरा कोई फ्लूइड है, इतने एरिया में कोई फ्लूइड है। अच्छा, मैं यहाँ पे इसके किसी इस पॉइंट पे क्या देखना चाहता हूँ? टेम्परेचर देखना चाहता हूँ, या फिर वेलोसिटी देखना चाहता हूँ। क्या देखना चाहता हूँ? वेलोसिटी देखना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, जब मैं पॉइंट की बात करूंगा तो वहां पॉइंट पे अगर मैं किसी चीज की वेलोसिटी डिफाइन कर रहा हूँ, किसी एक टेम्परेचर को असाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पार्टिकल का प्रेजेंट होना जरूरी है। पार्टिकल प्रेजेंट होगा तभी मैं वहां पे किसी वैल्यू को असाइन कर सकता हूं। पार्टिकल प्रेजेंट होगा तभी मैं वहां पे किसी वैल्यू को असाइन कर सकता हूं। देखो, अब फ्लूइड्स के अंदर, चाहे वो फ्लूइड्स में लिक्विड्स हो चाहे गैसेस हो, लिक्विड्स और गैसेस में हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इनके बीच में थोड़ा सा इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर क्या होता है? स्पेस होता है। इंटर मॉलिक्यूलर क्या होता है? स्पेस होता है। मतलब ये हमारा यहाँ पे बीच में क्या है? खाली जगह। ये क्या है? खाली जगह। अब जब यहाँ पे हमारे बीच में ये खाली जगह आ गई है, तो इस खाली जगह की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। खाली जगह की वजह से क्या क्रिएट हो रही है? प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी चीज को असाइन तभी कर सकता हूँ जब वहां पे कोई पार्टिकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। अब जब मैं एवरेज बिहेवियर देख रहा हूँ, मैंने किसी एक एरिया को, किसी एक वॉल्यूम को, कुछ एक पैरामीटर को, एक कैरेक्टरिस्टिक वहां पे मैंने फिक्स कर दिया है, तो वहां पे मॉलिक्यूल को प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम अब सॉलिड्स में ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सॉलिड्स में क्या होता है? सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। लगभग हम मान लेते हैं कि सॉलिड्स में हर जगह क्या है? कॉन्टिन्यूअम वैलिड है। कॉन्टिन्यूअम का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअम का मतलब होता है ए कॉन्टिन्यूअस होमोजीनियस मैटर विद नो होल्स। एक कॉन्टिन्यूअस होमोजीनियस मैटर विद नो होल्स। नो होल्स का मतलब, होल का मतलब क्या है? होल का मतलब यहाँ पे है इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो हम मान लेते हैं कॉन्टिन्यूअम होता क्या है हमारा? कॉन्टिन्यूअम होता है एक कॉन्टिन्यूअस होमोजीनियस मैटर विद नो होल्स, जिसमें कि होल्स नहीं है, मतलब बीच में खाली स्पेस नहीं है। तो ये हमारा काम आता है कहाँ पे? जब हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं, जब हम एवरेज बिहेवियर देख रहे हैं चीजों का, तो वहां पे हम मान लेते हैं कि हर जगह हमारा क्या है? मैटर क्या है? हर जगह पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, हर जगह पे हमारा मैटर प्रेजेंट है। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई स्पेस नहीं है जहां पे कि हमारा मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना हो, ये हमारा कहाँ पे वैलिड है? मैक्रोस्कोपिक अगर हम जाएंगे तो हम इस तरीके की स्टडी करेंगे। अच्छा, अगर मैं माइक्रोस्कोपिक में जा रहा हूं तो मुझे इस चीज की जरूरत ही नहीं है। माइक्रोस्कोपिक में जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं ना, फिर मैं एक एक मॉलिक्यूल के पीछे भाग रहा हूं मैं। तो जब मैं एक एक मॉलिक्यूल के पीछे भाग रहा हूं, खुद मैं एक मॉलिक्यूल के पीछे भाग रहा हूं, तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है ना कि मैं एक मॉलिक्यूल के पीछे भाग रहा हूं, तो मुझे जरूरत ही नहीं है कि कहाँ पे वो स्पेस है, कहाँ पे खाली जगह है, कहाँ पे क्या है, क्योंकि मैं एक मॉलिक्यूल को ट्रेस कर रहा हूँ। वो जहां जा रहा है मैं उसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जहां पे मैं एवरेज बिहेवियर देखना चालू करूंगा, वहां पे मुझे फिर क्या चाहिए? कॉन्टिन्यूअस मीडियम चाहिए। ठीक है। अब देखो, ये सब वही लिखा हुआ है। A fluid is composed of molecules which are largely spaced, so mass is not continuously distributed over the space. In macroscopic system, this space can be treated as negligible and an entire system can be treated as continuum. What is continuum? A continuous homogeneous matter with no holes. ठीक है। अच्छा, अब बात ये होती है कि जो एक कॉन्टिन्यूम का कंसेप्ट है, ये वैलिड कब है? कॉन्टिन्यूअम का कंसेप्ट वैलिड कब है? अच्छा देखो, माना कि एक बहुत बड़ी क्लास थी, मैं क्लास का रेफरेंस दूंगा आपको फिर से। एक बहुत बड़ी क्लास थी जिसमें कि 100 चेयर्स लगी हुई हैं। अब जिसमें 100 चेयर्स अगर लगी हुई हैं और वहां पे बैठे हैं 98 स्टूडेंट्स, क्या बैठे हुए हैं? 98 स्टूडेंट्स। तो मैं
100 चेयर्स में अगर 98 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो केवल 2 चेयर्स खाली है ना, केवल 2 चेयर्स खाली हैं। तो 2 चेयर्स खाली हैं तो मैं मान सकता हूं कि सारी चेयर्स भरी हुई हैं, ये मैं assumption ले सकता हूं कि सारी चेयर्स भरी हुई हैं। लेकिन अगर वही 100 चेयर्स थी क्लास में और केवल 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 15 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 20 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो क्या मैं ये assumption ले सकता हूं कि सारी चेयर्स भरी हुई हैं? तब मैं ये assumption बिल्कुल नहीं ले सकता हूं। तो वही बात आ गई कि हम इस चीज को माने कब बोलें, कब मैं कहूं कि हाँ यार कंटिन्यूम का कंसेप्ट वैलिड है, मैं इस चीज को कंटिन्यूम मान सकता हूं, और कब नहीं मान सकता हूं। तो ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है। आपको हल्का हल्का कुछ समझ में आ रहा होगा कि किसी चीज पे वैलिड करेगा। अब अगर मैं बात करता हूं कि वो 2 चीजें कौन सी हैं, तो वो 2 चीजें होती है, एक होता है लैम्डा, एक होता है लैम्डा और एक होता है एल। अब ये लैम्डा क्या है? लैम्डा होता है मीन फ्री पाथ। लैम्डा क्या होता है? मीन फ्री पाथ। अच्छा, मीन फ्री पाथ का मतलब क्या हो गया? मीन, देखो हमने जाना, हमने सुना, हमने समझा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो लिक्विड्स में और गैसेस में यानी कि फ्लूइड में वो लगातार मोशन में रहते हैं। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो किस में रहते हैं? वो मोशन में रहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब मोशन में रहेंगे तो आपस में कोलिजन भी होंगे, बिल्कुल समझ में आई बात। अगर मोशन में होंगे तो कोलिजन भी होंगे। तो मीन फ्री पाथ होता है कि एक कोलिजन करने से पहले ऑन एन एवरेज एक मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। कोलिजन होने से पहले ऑन एन एवरेज एक मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? लैम्डा मीन फ्री पाथ। अच्छा, अगर मीन फ्री पाथ से हमें क्या पता चल रहा है? मीन फ्री पाथ से हमें पता चल रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। मीन फ्री पाथ से हमें पता चल रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। अगर मीन फ्री पाथ बहुत ज्यादा है, मतलब कि एक कोलिजन होने से पहले मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे सिस्टम में कम है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे सिस्टम में कम है। अगर 98 स्टूडेंट्स खड़े हो जाएं और मोशन करने लग जाएं रैंडम एक क्लास में, तो वो एक दूसरे पे बहुत जल्दी से टकरा जाएंगे, बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करने पे एक दूसरे पे टकरा जाएंगे। लेकिन वहीं 10 स्टूडेंट अगर ट्रैवल करें इतनी बड़ी क्लास में, तो क्या वो टकराएंगे इजीली? नहीं, वो एक अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रैवल करने पे ऑन एन एवरेज टकराएंगे। तो लैम्डा बताता है क्या? मीन फ्री पाथ। मतलब लैम्डा बता रहा है किसके बारे में? लैम्डा बता रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, एल होता है सिस्टम्स कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। एल का क्या मतलब है? सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। अच्छा, हम कोई भी अगर सिस्टम लेते हैं, चाहे वो हमारा पाइप है, चाहे हमारा फ्लैट प्लेट है, चाहे वो कुछ भी है, हमारा अगर कोई सिस्टम है, तो सिस्टम की एक कैरेक्टरिस्टिक लेंथ वो लेंथ होती है जिसमें कि कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस टेक्स प्लेस। द लेंथ ओवर विच कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस टेक्स प्लेस। वो एक लेंथ, वो एक डायमेंशन, वो एक सिस्टम की डायमेंशन जिसमें सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स में, प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाते थे, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं। वो एक लेंथ जिसमें कि सिस्टम के बिहेवियर में कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो अच्छा, ये लैम्डा क्या बता रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं उसके बारे में कुछ जानकारी दे रहा है ना ये। एल क्या बता रहा है? एल बता रहा है सिस्टम के बारे में जानकारी, कि सिस्टम का साइज क्या है, सिस्टम कितना बड़ा है। सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक लेंथ से हमें सिस्टम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये बता रहा है कि लैम्डा बता रहा है मॉलिक्यूल्स के बारे में, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, और ये बता रहा है सिस्टम की लेंथ के बारे में, सिस्टम के डायमेंशन के बारे में, सिस्टम के साइज के बारे में। तो हम ये एजम्पशन तब ले सकते हैं जब लैम्डा और एल का रेशियो 0.01 से कम। लैम्डा और एल का रेशियो 0.01 से कम। इसका मतलब क्या है कि मीन फ्री पाथ सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक लेंथ से बहुत छोटा है। मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, वो कम ट्रैवल करने पे ही टकरा जा रहे हैं। ये लैम्डा कम है और ये एल ज्यादा है। ठीक है, ये बताता है मॉलिक्यूल्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, ये बता रहा है सिस्टम का साइज कितना है। अगर देखो साइज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो उनका मीन फ्री पाथ कम होगा ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो उनका मीन फ्री पाथ कम होगा ना। तो मीन फ्री पाथ कम होगा मतलब वो जल्दी टकराएंगे, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है वहाँ पे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है तो मान सकते हैं ना कि यार हर जगह मास कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हम मान सकते हैं। ठीक है, ये हम मान सकते हैं। तो अब ये लैम्डा हो गया, ये एल हो गया। मीन फ्री पाथ, एवरेज डिस्टेंस अ मॉलिक्यूल ट्रैवल्स बिफोर कॉलिजन,
सिस्टम्स कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का मतलब द डिस्टेंस, द डायमेंशन ओवर विच कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस टेक्स प्लेस, ठीक है। अच्छा, अब ये लैम्डा और एल का रेशियो, लैम्डा भी क्या है, लेंथ है, एल भी क्या है, लेंथ है, दोनों की यूनिट्स मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये डायमेंशनलेस पैरामीटर हो गया। कैसा पैरामीटर हो गया, डायमेंशन। अब यहां से फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला डायमेंशनलेस पैरामीटर पिक्चर में आता है, जिसको हम बोलते हैं नड्सन नंबर। क्या बोलते हैं, नड्सन नंबर। नड्सन नंबर, नड्सन KNUDS, नड्सन नंबर KNUDSEN नंबर, नड्सन नंबर, ये हमारा पहला डायमेंशन लेस, जिसपे कोई डायमेंशन नहीं है, वो नंबर हमारा पिक्चर में आ गया, क्या, नड्सन नंबर, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज को, बिल्कुल अच्छे से समझिए इस चीज को, ध्यान रखिए इस चीज को, ठीक है। ये हमारा हो गया कंटिन्यूम हाइपोथेसिस, ठीक है। ये कंटिन्यूम हाइपोथेसिस कभी कभी ये पूछ लेता है, किसमें, कन्वेंशनल में भी छोटे से पूछ लेता है किसी एक पार्ट में कि डिस्क्राइब करो कंटिन्यूम क्या होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा तीसरा कंसेप्ट आता है नो स्लिप कंडीशन। क्या आता है, नो स्लिप कंडीशन। अब ये नो स्लिप जो कंडीशन है, नाम से ही लग रहा है कि नो स्लिप कंडीशन, मतलब नो स्लिप, कोई स्लिप नहीं। अच्छा, ये किसका स्लिप, किसका स्लिप, किसके रिस्पेक्ट में स्लिप, ठीक है। अच्छा देखो, अब हमारा ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जनरल ऑब्जर्वेशन है, छोड़ो जनरल, ये इस चीज को ध्यान दो, सुनो यहाँ देखो, कोई भी फ्लूइड हो, चाहे वो लिक्विड्स हो चाहे गैसेस हो, कोई भी फ्लूइड हो, जब भी किसी फ्लूइड के कांटेक्ट में कोई सॉलिड सरफेस आता है, जब भी किसी फ्लूइड के कांटेक्ट में कोई सॉलिड सरफेस आता है, तो जो फ्लूइड की लेयर, लेयर का मतलब पार्टिकल्स, जो फ्लूइड के पार्टिकल्स सबसे पहले सॉलिड के कांटेक्ट में आएंगे, वो उस सॉलिड पे स्टिक कर जाएंगे। देखो, ये हमारा कोई भी एक बॉडी थी, रैंडम कोई एक बॉडी है, ऐसे ये बॉडी है, यहां से हमारा फ्लो हो रहा था, ये हमारा फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है। अभी ये बॉडी ऐसे रखी हुई है, ये फ्लो यहां से आ रहा है, फ्लो यहां से, कोई भी फ्लूइड यहां से आ रहा है। अब जैसे ही ये फ्लूइड इसके कांटेक्ट में आएगा, ये फ्लूइड इससे इस तरीके से कुछ बहते हुए जाएगा, कुछ इस तरीके से बहते हुए जाएगा। अच्छा, अब फ्लूइड के कुछ पार्टिकल्स इस सॉलिड के कांटेक्ट में आएंगे ना, कौन से कांटेक्ट में आएंगे, यहाँ पे आएंगे, इस सरफेस पे आएंगे, ये कांटेक्ट में आएंगे, ये कांटेक्ट में आएंगे। तो जो भी पार्टिकल्स सबसे पहले सॉलिड के कांटेक्ट में आएंगे, वो पार्टिकल्स इस सॉलिड पे स्टिक कर जाएंगे। उनकी वेलोसिटी इस सॉलिड सरफेस के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, 0। उनकी वेलोसिटी इस सॉलिड सरफेस के रिस्पेक्ट में हो जाएगी 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सॉलिड स्टेशनरी है किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तो फिर लिक्विड की वेलोसिटी 0। वो पार्टिकल्स जो इसके कांटेक्ट में आएंगे, उनकी वेलोसिटी 0। अगर ये मूविंग है, तो जितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, उतनी वेलोसिटी से ये भी मूव करेगा। ये अभी तक देखा गया है, ये एक्सपेरिमेंटल है। ये जो नो स्लिप की कंडीशन है, ये कैसी है, ये एक्सपेरिमेंटल है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इसके रीजन हो सकता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, इसका रीजन हो सकता है, इसका रीजन, इसका एडेशन, इसका रीजन हो सकता है, फ्रिक्शन इसका रीजन हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन इसके हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ये कंडीशन हर बार सेटिस्फाइड पाई गई है। ऑल एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इंडिकेट्स दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड इन केस ऑफ एवरी फ्लूइड। समझ में आई ये बात? ये आपको ध्यान रखना है, क्या है, नो स्लिप कंडीशन। ये क्या है, इसका स्केमेटिक है, ठीक है। इस तरीके से इसका ये डायग्राम, इसका ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। कोई भी हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो कोई गैस हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी फ्लूइड हो, जो भी सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखनी है। अभी आगे बार बार ये चीज़ आती रहेगी। बाउंड्री लेयर थ्योरी पूरा इसी पे बेस्ड है, तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। नो स्लिप कंडीशन, ठीक है। ये हो गया। अब हमने देख लिया, फ्लूइड के बारे में जान लिया, कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने जान लिए। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। किस पे आते हैं, प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। कैसा बिहेवियर शो करेगा जब भी उसके साथ कुछ हम करेंगे, ठीक है, वो उसका क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया। अब प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात किसकी करते हैं, डेंसिटी की। डेंसिटी आप सबको पता है, डेंसिटी मतलब सबको पता है ना डेंसिटी की क्या होती है, डेंसिटी, ठीक है। आप बचपन से पढ़ते हुए आओ डेंसिटी क्या है, ठीक है। तो डेंसिटी है, डेंसिटी इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। रो से दिखाते हैं डेंसिटी को, m/v। इसमें कुछ भी नया नहीं है डेंसिटी में, सब लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से। नहीं भी पता है तो देख लीजिए, ठीक है। डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, मास अपॉन वॉल्यूम
इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाती है, केजी पर मीटर क्यूब एसआई यूनिट, या फिर एमकेएस यूनिट, एमकेएस यूनिट या एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब, केजी मास की, मीटर क्यूब वॉल्यूम की, केजी पर मीटर क्यूब। इसकी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा आपके लिए क्वेश्चन है फटाफट से, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में, केजी पर मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, केजी पर मीटर क्यूब में इसको चेंज करेंगे तो कितना आएगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसको, आप वीडियो को पॉज करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। आप अगर वीडियो को पॉज कर दीजिए इस चीज को निकालने के लिए, वरना याद देखिए मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा हमें चेंज करना है किसको, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किस में चेंज करना है, केजी पर मीटर क्यूब में। देखो ये बहुत बेसिक चीज है, आप सबको, मोस्ट ऑफ द लोगों को ये चीज आती भी होगी, लेकिन फिर भी यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपके नाम के पीछे आपका सरनेम जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही यूनिट मैग्नीट्यूड के पीछे यूनिट उतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ठीक है, 1 ग्राम को मैंने चेंज कर दिया केजी में, ग्राम को मैंने चेंज कर दिया किस में, केजी में, तो ये कितना आ गया 10⁻³ केजी। सेंटीमीटर क्यूब को मैं मीटर क्यूब में चेंज करूंगा तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻², और इसी को अगर मैं 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻², और यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर क्यूब, तो ये कितना आ गया, -3 यहाँ है, -6 यहाँ है, तो ये ऊपर जाके +6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अच्छा ये हो गई डेंसिटी। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक वेट पे। स्पेसिफिक वेट होता है, स्पेसिफिक वेट स्मॉल w से शो करते हैं, इट इज डिफाइंड एज वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। देखो ये है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, यहाँ पे इट इज डिफाइंड एज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड के केस में डिफाइन कर रखा है स्पेसिफिक वेट को, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। वेट पर यूनिट वॉल्यूम, तो वेट क्या हो जाएगा, मास टाइम्स ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम। अच्छा मास को खोल देंगे तो मास को खोल के क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ पे ये जी तो है ही, और यहाँ से वॉल्यूम से ये वॉल्यूम कट गया तो क्या बच गया, रो इंटू जी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अच्छा वेट की यूनिट क्या होती है, वेट एक फोर्स होता है, वेट क्या होता है, फोर्स, मास टाइम एक्सीलरेशन, ये मास टाइम एक्सीलरेशन, वेट क्या होता है, फोर्स, तो फोर्स अपॉन वॉल्यूम, तो फोर्स अपॉन वॉल्यूम, न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब इसके बाद हम आगे और भी कंटिन्यू करते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। तो इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं,